हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो पिछली कक्षा में हमने आपको क्या बताया था कि केंद्र का राज्य पर नियंत्रण। पहली बात देखिए, हमारा टॉपिक क्या था कि केंद्र का राज्य पर नियंत्रण, और उसमें आपका तीसरा टॉपिक था कि आपातकाल के समय केंद्र का राज्य पर नियंत्रण। अब आपातकाल के समय केंद्र का राज्य पर नियंत्रण, यह तो हमने आपको पिछली कक्षा में बता दिया था। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय कैसे नियंत्रण, राष्ट्रपति शासन के समय कैसे नियंत्रण और वित्तीय आपातकाल के समय कैसे नियंत्रण, यह सब बात हमने आपको क्या कर दी थी, बता दी थी। तो आज हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं और इसी में केंद्र का राज्य पर नियंत्रण ही होगा। और वह आपका अगला टॉपिक क्या बन जाएगा क्या कि अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा। ठीक है, अगला टॉपिक आपका जो बनेगा इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखने का काम करते हैं कि केंद्र का राज्य पर कैसे नियंत्रण होता है। यह आपका अगला टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे और अच्छी प्रकार से देखने का काम करेंगे। साथ में अगला टॉपिक शुरू करते हैं। उस टॉपिक का नाम क्या होगा कि अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा केंद्र का राज्य पर नियंत्रण। ठीक है, टॉपिक क्या हो जाएगा कि अखिल अखिल भारतीय अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा केंद्र का राज्य पर नियंत्रण। समझने का प्रयास करिएगा दोस्त। केंद्र का राज्य पर नियंत्रण इसका मुख्य टॉपिक है। ठीक है, किसके द्वारा? अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा। केंद्र का राज्य पर नियंत्रण किसके द्वारा? अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, हो जाएगा अच्छी प्रकार से पूरा दिख रहा है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा केंद्र का राज्य पर नियंत्रण। तो पहली बात सुनिए, अखिल भारतीय सेवा होती क्या है? तो अखिल भारतीय सेवा जो आप सुने होंगे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। अब उसमें परीक्षा होती है और यूपीएससी की परीक्षा होती है और वह कैटेगरी डिसाइड करता है, या कैटेगरी उसकी जो अलग अलग हिस्से होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं, उनका निर्णय किया जाता है। तो उसमें जो अखिल भारतीय सेवा है, अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत कितने प्रकार की नौकरियां आती हैं? तो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत 3 प्रकार की नौकरियां। लेकिन उसके पहले से सुन लीजिए कि ये जो अखिल भारतीय सेवा होती है ना, इसमें जो इसकी जो परीक्षा होती है, ध्यान से सुनिए, अखिल भारतीय सेवा में जो परीक्षा होगी, अखिल भारतीय सेवा में जो प्रशिक्षण होगा और अखिल भारतीय सेवा में जो नियुक्ति होगी, ठीक है, यह सभी या इसकी पूरी जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो परीक्षा, प्रशिक्षण और नियुक्ति की जिम्मेदारी किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास होती है। किसके पास? केंद्र सरकार के पास होती है। ध्यान से सुनिए, इसको पास कौन कराएगा, उसको वेतन कौन देगा, भत्ता देगा कौन? केंद्र सरकार देगी। लेकिन ये अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी होते हैं, यह दोनों के लिए काम करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि यह केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए काम करते हैं। कौन? तो केंद्र और राज्य के लिए अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी चुने जाते हैं, जो नियुक्त किए जाते हैं, यह
केंद्र के लिए और राज्य के लिए, अर्थात केंद्र सरकार और ही राज्य सरकार दोनों के लिए काम करते हैं। कौन? अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी। अखिल भारतीय सेवा में 3 प्रकार की जो कैटेगरी बांटी गई है, नौकरी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला वाला क्या है? तो पहला वाला आपको मिलेगा IAS। पहला वाला क्या मिलता है? IAS, पहला वाला IAS। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। पहला बात सुनिए, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और IAS को हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसको अंग्रेजी में IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाला क्या होता है? तो दूसरा वाला आपके सामने हो जाता है IPS। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? IPS। इसको कहते हैं इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस, साथ में आप लोग बोलेंगे याद हो जाएगा। इंडियन पुलिस सर्विस, इसको कहते हैं भारतीय, इसको कहते हैं भारतीय पुलिस सेवा। क्या कहते हैं? भारतीय पुलिस सेवा। ठीक है, ये जो भारतीय पुलिस सेवा है IPS। ठीक है, तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला आपको मिलेगा IFS। IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेन सर्विस नहीं, फॉरेन सर्विस IAS का आप लोग इस कैटेगरी में यदि चुने जाएंगे तो आपको दिया जाएगा इंडियन फॉरेन सर्विस। आपके ऊपर होता है, डिपेंड होता है कि आप क्या चुनेंगे, भारत में रहना चाहेंगे कि भारत से बाहर जाना चाहेंगे। अगर भारत से बाहर जाना चाहेंगे तब आपको IFS के कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, ठीक, IFS वो दूसरा होता है, यह IFS दूसरा है। IFS यहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, हिंदी में हो जाएगा भारतीय, हिंदी में क्या होगा? भारतीय वन सेवा। हिंदी में क्या हो जाएगा? भारतीय वन सेवा। ध्यान से सुनिए, जो पहले था अखिल भारतीय सेवा, पहले अखिल भारतीय सेवा 2 थी, एक आपका IAS, दूसरा IPS। जो आपका IAS और IPS थी यह खाली प्रशासनिक सेवा 2 थी। जो आपकी IAS थी पहले, इसे ICS के नाम से भी जाना जाता था। ICS का मतलब होगा इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस। अब देखिए दूसरा जो आपकी IPS है, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। IAS और IPS पहले थी अखिल भारतीय सेवा। अब पहले IPS को IP खाली कहा जाता था, इंडियन पुलिस सर्विस नहीं था, इंडियन पुलिस कहा जाता था। अब 2 गो था, ध्यान से सुनिए, पहले 2 ही सेवा थी। तो अब कहेंगे कि सर जी ये जो आपकी IFS है यह कब जोड़ी गई तब अखिल भारतीय सेवा में? तो 1969 ईस्वी में। कब? 1969। कब जोड़ी गई? 1969 ईस्वी में, नहीं 66 ईस्वी में, सॉरी 1966 ईस्वी में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1966 ईस्वी में। IFS कब जोड़ी गई? 1966 ईस्वी में। अर्थात कह सकते हैं कि क्या अखिल भारतीय सेवाओं में भी संशोधन की प्रक्रिया हो सकती है? हाँ, हो सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं में भी संशोधन की प्रक्रिया क्या हो सकती है? चलिए, हो सकती है। कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? संसद करेगी। कौन करेगा? संसद करेगी। अर्थात संसद करेगी, इसका मतलब कि अखिल भारतीय सेवा में पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी? संघ की होगी। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है। तो ये जो IFS है, भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस नहीं, इसको 1966 ईस्वी में अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1966 ईस्वी में। इससे जुड़ा हुआ एक आप लोग नोट लिख लीजिएगा या प्रमुख तथ्य लिखिएगा कि ये जो आपकी संसद है, ध्यान से सुनिए, ये जो आपकी संसद है, ठीक है, अगर चाहेगी तो और इसमें संशोधन करना चाहती है तो एक नोट लिखिएगा, नोट नंबर, कि अखिल भारतीय सेवाओं में, अखिल भारतीय सेवाओं में संसद, अखिल भारतीय सेवाओं में
संसद 2/3 बहुमत से, ध्यान से सुनिए, अखिल भारतीय सेवाओं में संसद 2/3 बहुमत से कोई भी परिवर्तन कर सकती है, कोई भी परिवर्तन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं में संसद 2/3 बहुमत से, कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से कोई भी परिवर्तन कर सकती है। और यह बात किसमें कहा गया है? तो यह बात अनुच्छेद नंबर 312 में कही गई है। ठीक है, यह बात किसमें कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 312 में, या अनुच्छेद नंबर 312 में यह बात कही गई है कि अखिल भारतीय सेवाओं में यदि कोई परिवर्तन करना होगा तो अनुच्छेद नंबर 312 के तहत संसद या संघ 2/3 बहुमत से कोई भी परिवर्तन कर सकता है। चलिए अब देखिए, अब इसको मिटाते हैं, अब इसको मिटाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब कैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है। तो केंद्र सरकार अब राज्य सरकार पर और एक तरीके से नियंत्रण रखने का काम करती है। वह तरीका कौन सा हो जाएगा? तो अगला वाला तरीका आपके सम्मुख में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, देखिएगा आप लोग। अगला वाला क्या हो जाएगा कि अगला वाला आपको बन जाएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है अगला वाला, ध्यान से सुनिएगा, जबरदस्ती नहीं है। इस पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी कैसे है, अब इसको देखने का हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं कि जैसे मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं और हमारा एक रूम पार्टनर है, या मेरा दोस्त है, या मेरा भाई है। मैं यदि नहीं हूं तो मैं अपना काम उसको क्या कर सकता हूं, सौंप सकता हूं कि आज मेरा काम क्या कर दीजिए, आप कर दीजिए। अब कभी आप नहीं रहेंगे तो मैं भी आपका काम क्या करूंगा, कर दूंगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको लागू करना है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, कि यदि किसी काम को करने के लिए अगर राज्य सरकार के पास समय नहीं है तो केंद्र सरकार उसका काम कर सकती है, और केंद्र सरकार का काम राज्य सरकार भी कर सकती है। यह किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है। पहला बात से हम ध्यान से सुनिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर अच्छे दिमाग के हैं, अगर गढ़ू दिमाग के नहीं है, तब दोनों आपस में सहयोग के द्वारा, किसके द्वारा? सहयोग के द्वारा संघ का काम राज्य कर सकता है, राज्य का काम संघ कर सकता है। वैसे संघ को अपना काम खुद करना पड़ता है और राज्य को अपना काम खुद करना पड़ता है। परंतु हम पिछली कक्षा में बताए हैं कि अधिकतर जो प्रशासनिक कार्यपालक शक्ति होती है, अधिकतर समवर्ती सूची में जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे प्रशासनिक शक्ति में पिछली कक्षा में कि अधिकतर जो प्रशासनिक कार्यपालक शक्ति होती है, प्रशासनिक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है? राज्य के पास होती है। क्योंकि राज्य पूरे क्षेत्र में, अपने राज्य क्षेत्र में उस कानून को लागू करवाने का काम करता है, और पूरे राज्य क्षेत्र में कानून तो लागू करवाता है और कानून को लागू करने के साथ साथ क्रियान्वयन भी करता है, उसको अच्छी प्रकार से कराने का काम करता है, भले से वह राज्य सूची अरे संघ सूची का कानून हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। वाह, चलिए देखते हैं। हम लोग देखने वाले क्या है कि केंद्र राज्य पर कैसे नियंत्रण करता है ना। तो चलिए, एक दूसरे को कार्य सौंप कर, ध्यान से सुनिए, एक दूसरे को कार्य सौंप कर, एक दूसरे को कार्य सौंप कर, अर्थात ध्यान से सुनिए, हमने आपको बताया कि कार्य को सौंप कर, ध्यान से सुन लीजिए भाई साहब, कि कार्य को सौंप कर, किसको सौंप कर? कार्य को सौंप कर भी केंद्र राज्य पर नियंत्रण रखता है। कैसे नियंत्रण रखता है? तो ध्यान से सुनिए। पहली बात, एक दूसरे को कार्य सौंप कर कैसे नियंत्रण रखेगा? तो एक होता है संघ, ध्यान से सुनिए, एक होता है संघ, एक क्या होता है? राज्य। अब सुनिए, दोनों में होनी चाहिए क्या? सहमति। दोनों में क्या हो? सहमति हो। इस सहमति के तहत केंद्र यानी आपका संघ और राज्य, देख लीजिए, राज्य संघ को और संघ राज्य को किसके द्वारा? सहमति के द्वारा कार्य सौंप सकता है। अब देखिए, इन सब बात का वर्णन कहाँ कहा गया है? तो अनुच्छेद नंबर 258, कहाँ पर? आर्टिकल
258। आर्टिकल 258 में कहा गया कि संघ, ध्यान से सुनिए, संघ राज्यपाल की सहमति से, किसकी सहमति से, राज्यपाल की सहमति से किसी भी कार्य को राज्य को सौंप सकता है। संघ किसी भी कार्य को राज्यपाल की सहमति से राज्य को सौंप सकता है। यह बात कही गई आर्टिकल 258 में। और आर्टिकल यानी अनुच्छेद 258 क में क्या बात कही गई, तो 258 क में कहा गया कि राज्य अपना कोई भी कार्य, ध्यान से सुनिए, राज्य अपना कोई भी कार्य, अब संघ का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति, राज्य अपना कोई भी कार्य राष्ट्रपति की अनुमति से या सहमति से संघ को सौंप सकता है। तब आप कहेंगे कि सर जी अब यहाँ पर केंद्र कहाँ राज्य पर भारी है, दोनों बराबर चल रहे हैं। लेकिन नोट शामिल करिएगा, अपने नोटबुक में नोट शामिल करिएगा। कहता है ना कि संसद, यहीं पर संघ भारी हो गया। कहता है कि संसद, ध्यान से सुनिए, संसद विधि बनाकर, क्या बनाकर, विधि बनाकर, संसद विधि बनाकर बिना राज्य की अनुमति से, बिना राज्य की अनुमति से, बिना राज्य की अनुमति से, भैया ध्यान से सुनिए दोस्त, संसद विधि बनाकर बिना राज्य की अनुमति से कोई भी कार्य राज्य को सौंप सकता है। लिख लीजिएगा आगे, संसद विधि बनाकर बिना राज्य की अनुमति से कोई भी कार्य राज्य को सौंप सकता है। यहां पर भारी पड़ गया केंद्र की, नहीं पड़ा, पड़ गया ना। यही कारण है कि एक दूसरे को कार्य सौंपा जाता है तो उस समय भी केंद्र आपका राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर लेता है, अधिकार स्थापित कर लेता है। कैसे, आर्टिकल 258 में कहा गया कि संघ राज्यपाल और राज्य की सहमति से अपना कोई भी कार्य राज्य को सौंप सकता है। आर्टिकल 258 क में कहा गया कि राज्य राष्ट्रपति की सहमति से कोई भी अपना कार्य किसको सौंप सकता है, संघ को सौंप सकता है। आर्टिकल 58 और 258 और 258 क में यह बात कही गई। लेकिन कहा गया कि ये भैया है भारी पढ़ना है रे बबुआ, तुमको भारी पढ़ना है, मतलब कि तू दबाव मर्दे हो के छोटी से लड़का आओ कि बराबरी में करबे दाब चाँप के उलट के। अब भैया दाब चाँप के उलट के का हुआ, चपले का मतलब ये हो गया कि संसद से विधि बनवाकर, क्या बना दिया जाए, विधि। अब विधि बनाकर बिना राज्य की अनुमति से, बिना राज्य के अनुमति से तू राजी रह चाहे दिन रह, ई काम करबे आ ना करबे तो खपसैबे। अब खपसैबे कैसे, 10 बास उलट के 10 जानी मरिया, एकदम खून फेंक देवा, करे लगवा कमो, वो वाला काम है। यहाँ पर देखिए, संसद बिना राज्य की अनुमति से नियम बना के राज्य को क्या कर सकता है, काम सौंप सकता है। तो इसको मिटाइए, अब हम लोग आगे चलने का काम करते हैं, ठीक है। अब तीसरा वाला पढ़ेंगे क्या, कि केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय, ठीक है, या परस्पर सहयोग। चलिए मिटाते हैं इसको। अब हम लोग तीसरा वाला पढ़ने का काम करते हैं, जल्दी करिए। केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय या सहयोग, चलिए देखने का काम करते हैं। हो गया ना, चलिए देखने का काम करते हैं। इसमें है क्या, इसमें तीसरा वाला पॉइंट पढ़ना है हमको कि केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय या सहयोग। तीसरा वाला क्या पढ़ना है कि तीसरा वाला आपको पढ़ना है, वह आपके सम्मुख है कि केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य के बीच में, इसी को कहते हैं मध्य, केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय या सहयोग। यह आपका टॉपिक रहेगा कि केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय या सहयोग। इसी को क्या कहते हैं अलग भाषा में, और कहा जाता है परस्पर सहयोग। इसी को हम लोग पढ़ते हैं परस्पर सहयोग। इसी को क्या कहते हैं,
परस्पर सहयोग। ठीक है, यह आपका टॉपिक होने वाला है। इसको यदि केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय या सहयोग नहीं कहेगा तो आपसे प्रश्न में पूछ सकता है कि परस्पर सहयोग किसे कहते हैं। तो परस्पर सहयोग जो आपका होता है, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय या सहयोग या परस्पर सहयोग, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें चार टॉपिक को या चार तथ्य को संबोधित या समन्वय किया जाता है, चार तथ्य को स्थापित किया जाता है। चार जो तत्व हैं आपको देखने का काम है। आइए देखते हैं, पहला वाला क्या मिलेगा, अंतर्राज्यीय। पहला वाला क्या मिलता है आपको, पहला वाला मिलेगा अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय जल विवादों पर, जल विवादों पर, जल विवादों पर न्याय निर्णयन, अंतर्राज्यीय जल विवादों पर न्याय निर्णयन नंबर 1 पढ़ना है। नंबर 2 क्या पढ़ना है, नंबर 2 क्या पढ़ना है, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद। नंबर 3 क्या पढ़ना है उसको देखिए। नंबर 3 जो आपका हो जाएगा, आपका बन जाएगा बहुत छोटा सा टॉपिक, सार्वजनिक कानून करके है, ऐसा करके कोई, उसको देखते हैं। हाँ, सार्वजनिक कानून न्यायिक दस्तावेज, लिखिए तीसरका वाला आपको मिल सकता है, तीसरका सार्वजनिक कानून दस्तावेज, सार्वजनिक कानून क्या है, पहला मिला अंतर्राज्यीय जल विवादों पर न्याय निर्णयन, अंतर्राज्यीय परिषद, तीसरका है सार्वजनिक कानून। ठीक है, सार्वजनिक कानून दस्तावेज, दस्तावेज, सार्वजनिक कानून कामा दस्तावेज एवं न्यायिक प्रक्रियाओं को, दस्तावेज एवं न्यायिक प्रक्रियाओं को, न्यायिक प्रक्रियाओं को, न्यायिक प्रक्रियाओं को मान्यता एवं न्यायिक प्रक्रियाओं को मान्यता। ठीक है, यह आपका कौन सा, तीसरा टॉपिक। और नंबर 4 पर क्या टॉपिक आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, वो देखिए। नंबर 4 जो आपका हो जाएगा, नंबर 4 क्या हो जाएगा, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य। चलिए देखिए, इसमें केंद्र राज्य के बीच में संबंध में कगो पढ़ना है टॉपिक, 1 2 3 4, 4 टॉपिक। पहला वाला अंतर्राज्यीय जल विवादों पर न्याय निर्णय, कैसे न्याय दिया जाएगा, इसके बारे में जानकारी अर्जित करेंगे, सीखेंगे, देखते हैं। दूसरा वाला क्या बनेगा, अंतर्राज्यीय परिषद। तीसरा वाला सार्वजनिक कानून दस्तावेज एवं न्यायिक प्रक्रियाओं को मान्यता। चौथा वाला अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य। तो चलिए हम लोग पहला वाला देखने का काम करते हैं। अब इसको 2-3 ठो मिटाते हैं, पहला वाला देखने का काम करते हैं, अंतर्राज्यीय जल विवादों पर न्याय निर्णय, इसको देखने का काम करते हैं। ठीक है, अब जो अंतर्राज्यीय जल विवादों पर न्याय निर्णयन है, पहली बात तो इसकी चर्चा करते हैं कि अंतर्राज्यीय जल विवादों पर जो न्याय निर्णयन है, इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो इसका निर्णय मिलता है अनुच्छेद नंबर, कहाँ पर, अनुच्छेद नंबर 262 में। कहाँ पर, आर्टिकल 262, अनुच्छेद नंबर 262 में अंतर्राज्यीय जल विवादों पर न्याय निर्णयन का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि संसद विधि बनाकर, ध्यान से सुनिए, संसद क्या बनाकर, विधि बनाकर अंतर्राज्यीय नदी, संसद विधि बनाकर अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय का मतलब कि 2 3 4 राज्यों के बीच में जो नदी अपना जल प्रवाहित कर रही है,
तो इसमें कहा गया है, ध्यान से सुनिए, लिखेंगे नहीं, लिख लीजिएगा। संसद विधि बनाकर अंतर्राज्यीय नदी, नदी का जल, नदी घाटी आदि जैसे विवादों को क्या करे, हल करे। पहला बात हम कहे हैं, इसमें कहा गया कि अंतर्राज्यीय जल विवादों पर क्या कहा गया कि संसद विधि बनाकर, क्या बनाकर, विधि बनाकर, क्या बनाए, विधि बनाए। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि संसद विधि बनाकर, संसद विधि बनाकर, संसद विधि बनाकर अंतर्राज्यीय नदी कामा नदी घाटी, नदी कामा नदी घाटी कामा जल, नदी, नदी घाटी कामा जल कामा नियंत्रण आदि, कामा नियंत्रण आदि समस्याओं को हल करे। कौन, संसद, अपने मन से हल ना करे, का करके, विधि बना के। एक बार विधि बन जाएगी तो वैसे ही सभी लोग करेंगे। अब इसके अंतर्गत जो विधि बनाएगी यह कितने प्रकार से हो जाएगा, 2 प्रकार से। पहला वाला कैसे करेगी, पहला वाला उसको बात भी बताई गई कि कैसे तुमको करना है भाई साहब, संसद कैसे करना है तो बताया गया कि नदी जल बोर्ड अधिनियम लाकर, क्या लाकर, नदी जल बोर्ड अधिनियम लाकर। ये सब बात कहां पर है, अधिनियम, इसका वर्णन कहां पर किया गया है, इसका वर्णन भारतीय संविधान में है। दूसरका वाला क्या लाकर, नदी जल बोर्ड अधिनियम लाकर। दूसरका वाला अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम लाकर, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम लाकर, क्या लाकर, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम लाकर। पहला बात सुनिए। अब यह तो लाने के लिए कहा गया, क्या संसद इस पर काम की है, तो संसद इस पर काम की है, ठीक है। चलिए, नदी जल बोर्ड अधिनियम कब बनाया गया, तो नदी जल बोर्ड अधिनियम बनाया गया 1956 में। 1956 में बनाया गया नदी जल बोर्ड अधिनियम। और नदी जल बोर्ड अधिनियम क्या कहता है, या इसका काम क्या है, नदी जल बोर्ड अधिनियम का काम क्या है कि किसी भी 2 राज्यों में बहने वाली नदी या 2 से अधिक राज्यों में बहने वाली नदी के जल का बंटवारा करेगा कि कौन सा राज्य इस नदी का कितना पानी उपयोग करेगा, किस प्रकार से करेगा, कौन सा राज्य डैम बना सकता है, कौन सा राज्य डैम नहीं बना सकता है, उस नदी के जल पर किस राज्य का नियंत्रण होगा, यह काम किसका होगा, नदी जल बोर्ड अधिनियम 1956 का होगा। और देखिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम क्या कहता है, तो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम क्या कहा कि न्याय निर्णयन के लिए, ठीक है, पहला बात कहा गया कि इसका कानून बनाएगा इसके लिए, लेकिन अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम आया और यह क्या कहता है, तो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम कब आया, ये भी आया था 1956 में। कब आया था, 1956 में, 1956 में आया। ये क्या करता है, ये न्याय निर्णयन के लिए, किसके लिए, न्याय निर्णयन के लिए यह आपका काम क्या करता है, तो यह न्याय निर्णयन के लिए अस्थायी, क्या, अस्थायी न्यायपालिका बनाता है, क्या बनाता है, अस्थायी न्यायपालिका बनाता है। और ये बात सुनिए, जो अस्थायी न्यायपालिका बनाता है इस पर संसद या संघ भागीदारी भी नहीं लेगा। पहला बात समझिए, भागीदारी का मतलब उस पर दबाव नहीं डालेगा कि तुम बना सकते हो और नहीं बना सकते हो। अब देखिए, जब न्याय निर्णयन अस्थायी न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, तो अब वह राज्य, जो राज्य में झगड़ा चल रहा होगा, वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी नहीं जाएगा। तो सीधा सीधा यह कहता है कि न्याय निर्णयन में अस्थायी जो न्यायालय बनेगा उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये दोनों बात कब लाया गया, तो यह लाया गया दोनों 1956 में। चलिए, क्या ऐसा मामला कभी सामने आया है,
तो ऐसा मामला आया था कब, तो आया था आपका, देखिए महानदी जल न्यायाधिकरण आया था, ठीक है, महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण 2010 में आया था। ऐसा मामला कब आया था, तो ऐसा मामला आया था 2010 में, लिख लीजिए ऐसा मामला कब आया था, तो ऐसा मामला आया था 2010 में। क्या मामला था, महानदी जल विवाद, महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण, जल विवाद न्यायाधिकरण, यह भाई साहब 2010 में आया था। कब आया था, 2010 में। इसको सुनाया भी गया था निर्णय, कहां पर, न्याय निर्णयन और अस्थायी कार्यपालिका के द्वारा सुनाया गया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद को देखेंगे। जल्दी से नोट नंबर इसको नोट करिए, बता दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसमें हस्तक्षेप भी नहीं करेगी। दूसरा वाला अंतर्राज्यीय परिषद को हम लोग क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद काम क्या करती है, तो अंतर्राज्यीय परिषद सलाह देने का काम करती है। किसका काम करती है भाई साहब, सलाह देने का काम करती है, ठीक है। संघ एवं राज्य पे पारस्परिक हितों की जांच करती है। यह संघ और राज्य के पारस्परिक हितों का क्या करती है, जांच करती है। तो दूसरा वाला टॉपिक हम लोग देखेंगे क्या, अंतरराज्यीय, ठीक है। दूसरा वाला टॉपिक मिलेगा आपको अंतरराज्यीय परिषद। देखिए दूसरा टॉपिक मिलेगा अंतरराज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में हम लोग देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में देखना क्या है कि अंतर्राज्यीय जो परिषद होती है यह बनाई गई थी, कब आई गई थी, 1990 में गठित की गई थी, ठीक है। ध्यान से सुनिए, इसका जो गठन किया गया था, इसका यह गठित कब की गई थी, इधर लिख देते हैं, यह गठित कब की गई थी, ध्यान से सुनिए। अंतर्राज्यीय परिषद कब गठित की गई थी, 1900, कब की गई थी, 1990 में गठित की गई थी। कब भाई साहब गठित की गई थी, 1990 में गठित की गई है। और जब 1990 में गठित की गई थी तो ध्यान से सुन लीजिए, 1990 में यह गठित तो की गई थी, परंतु इसको कहां पर रखा गया था, आर्टिकल 263 में, इधर लिख लीजिए, इसको जगह कहां दी गई थी, अनुच्छेद 263 में इसको जगह दी गई है। कहां पर, अनुच्छेद नंबर 263 में। यह काम क्या करती है, तो यह काम करती है संघ और राज्य के पारस्परिक हितों की जांच करती है। यह संघ और राज्य किसका काम करती है, संघ और राज्य के पारस्परिक हितों का जांच करती है। पारस्परिक हितों की जांच करना, हितों की जांच करना, संघ और राज्य के पारस्परिक हितों की जांच करना। यह क्या काम क्या करती है, संघ और राज्य के पारस्परिक हितों का जांच करती है। कहती है अगला काम क्या करती है कि दो राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करती है। दो राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करती है। दो राज्यों के बीच हुए विवादों का निपटारा करती है और कुछ काम करती है, दो राज्यों के बीच विवादों का क्या करती है, निपटारा करती है और उनके हितों का रक्षण करती है, ठीक है। हाँ देखिए इसके बारे में एक बात सुनिए कि यह सलाहकारी परिषद है। पहला बात ध्यान से सुनिए, लिख लीजिएगा कि यह सलाहकारी परिषद है। यह सलाहकारी परिषद है। यह सलाहकारी परिषद है। इसकी जो सलाह है मान्य नहीं होती है। इसकी सलाह, लिख लीजिएगा, इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं होती है। इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं होती है। बाबू ध्यान से लिख लीजिएगा भाई साहब, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था
अनुच्छेद नंबर 263 में इसको जगह दी गई। काम क्या करता है, संघ और राज्य के पारस्परिक हितों की जांच करती है, दो राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करती है और उनके हितों का संरक्षण करती है। यह सलाहकारी परिषद है, इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं कि इसके गठन में कौन कौन हिस्सा लेता है, इसके गठन में कौन कौन हिस्सा लेता है या इसका गठन कैसे किया जाता है, इसका गठन कैसे किया जाता है। तो इसके गठन के बारे में हम लोग देखते हैं। इसका गठन जो होता है देख लेते हैं, या इसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना ध्यान से सुनिए, इसकी संरचना कैसी होती है। इसकी संरचना में क्या होता है, एक सचिवालय होता है। क्या होता है, एक सचिवालय होता है, इसका सचिव होता है और समिति होती है। इसकी संरचना में एक होगा सचिवालय, सचिवालय। अब इस सचिवालय का एक क्या होता है, सचिव होता है। अब क्या होती है, सचिव तो होता है लेकिन और क्या होता है, और समिति होती है। अब यह तीनों मिलकर अंतरराज्यीय परिषद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और अब देखिए इसके गठन में या इसकी संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं। तो पहली बात सुनिए, इसका गठन कौन करता है, तो इसका गठन आपका राष्ट्रपति करता है। इसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। बाबू भाई साहब ध्यान से सुन लीजिए, बाबू भैया इसका गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होगा, इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो इसका अध्यक्ष होगा देश का प्रधानमंत्री। इसका अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री होगा इसका अध्यक्ष। और कई लोग रहेंगे, हाँ, प्लस 6 गो कैबिनेट मंत्री रहेंगे। कठो 6 गो कैबिनेट मंत्री रहेंगे। कौन रहेगा, 6 गो कैबिनेट मंत्री रहेंगे, प्लस राज्यों के सीएम। जौने राज्य में झगड़ा हो रहा है ना, राज्यों के सीएम रहेंगे। अंतर्राज्यीय परिषद में कौन रहेगा, राज्यों के सीएम रहेंगे। अब जौने राज्य में नहीं झगड़ा हो रहा है वो राज्य का सीएम रहेगा। सुन लीजिए, प्रधानमंत्री रहेगा, इसका अध्यक्ष होगा। इसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री इसकी संरचना में भी रहेगा। अब इसकी संरचना में कौन कौन, कैबिनेट मंत्री, राज्यों के सीएम, प्लस अब बताइए जो आपके, ध्यान से सुनिए, जो आपके क्या है, जहां पर केंद्र शासित प्रदेश है उसमें कौन बैठता है, प्रशासक बैठता है। तो वहां पर क्या रहेगा, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक रहेंगे। और अगर मान लीजिए कि उस समय जब यह गठित की जा रही है अंतर्राज्यीय परिषद, उस समय यदि किसी राज्य में क्या लगा है, आपातकाल लगा है, तो राष्ट्रीय आपातकाल में वहां पर जो शासन चला रहा होगा वह रहेगा। यानी उस समय कौन शासन चलाएगा, तो उस समय राज्यपाल शासन चलाएगा। तो वहां का राज्यपाल हो जाएगा, या तो राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देश में चलाता है, कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन होंगे, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहेगा, 6 गो कैबिनेट मंत्री रहेंगे, राज्यों के सीएम रहेंगे, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक रहेंगे, और राज्यपाल रहेगा किसका, राष्ट्रपति। शासन जिस राज्य में लगा है वह। ठीक है, यह मिलकर, इन सब से मिलकर आपका क्या बनेगी, अंतर्राज्यीय परिषद बनेगी। अंतर्राज्यीय परिषद के बाद यह आपका टॉपिक होता है समाप्त। अब कहेंगे कि सर जी इसमें का, यह तो दूसरा हुआ, तीसरा और चौथा क्या है, तो ध्यान से सुनिए। जो आपका तीसरा है, तीसरा बहुत छोटा सा टॉपिक है। उसमें कहा क्या गया है, तीसरा में सार्वजनिक कानून, मतलब ऐसे कानून जो सभी स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। दस्तावेज, सभी प्रकार के दस्तावेज, न्याय निर्णय, ये सब सभी स्थान पर लागू होंगे समान रूप से। चौथा वाला क्या कहता है, जो आपका चौथा वाला कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य को मतलब इस पर किसका अधिकार होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य पर किसका अधिकार होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य पर अधिकार होता है संघ सरकार का। किसका, संघ सरकार का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जाने की आज्ञा दीजिए, अगले दिन जय हिंद।